हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जून। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है MCQ 01 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट नंबर 1.3 बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का सब पॉइंट है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो ऑलरेडी दो सब पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस वे। हाउएवर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज propounded by Henry Fayol are one of the most comprehensive principles of management। तो बहुत सारे जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो लोग जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको बहुत अलग अलग तरीक़ा से बता चुके हैं, पर क्या होता है जो जनरल प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का वो हेनरी फेयल द्वारा दिया गया है। वो आज बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि वो फेमस है। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ as given by Henry Fayol have following components। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। डिवीज़न ऑफ वर्क प्रमोट्स मोर स्किल ऑन अ पर्टिकुलर जॉब लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी। तो सबसे पहला डिवीज़न ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो है स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होता है, और जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो प्रमोट्स करता है ज़्यादा स्किल को, जो भी लोगों का स्किल होता है, वर्कर्स का स्किल होता है, ताकि जो वो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकें, और जो उस फील्ड में मेन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उससे ये कंसर्न होता है। इसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज़ द वेस्टेड पावर through the position of one holds। Authority and responsibility go hand in hand। Authority is required to fulfill the responsibility entrusted। तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। तो अथॉरिटी अगर दिया जाएगा तभी कोई वो डिसीजंस ले सकते हैं, उनको ये पावर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और साथ ही साथ कुछ अथॉरिटी भी दे दिया गया है, तो वो काम करने में उनको आसानी होगी। ये दोनों क्या होता है, एक साथ होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है वर्कर्स के लिए या जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए। तो अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दिया गया है उसको वो फुलफ़िल अच्छी तरह से कर सकें। इसके बाद है डिसिप्लिन। बाय डिसिप्लिन फेयल मीन्स ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी एंड रिस्पेक्ट। पेनल्टी शुड बी जुडिशियली अप्लाइड एंड सुपरविजन शुड बी कॉम्पिटेंट एंड फेयर। तो फेयर के हिसाब से जो डिसिप्लिन है वो एक ओबीडियंस होता है, एप्लीकेशन होता है, एनर्जी और रिस्पेक्ट होता है, और साथ ही साथ पेनल्टीज़ भी देना पड़ता है, जुडिशली वो अप्लाई किया जाता है, और जो सुपरविज़न होता है, जो सुपरवाइज करते हैं, वो पूरी तरह से फेयर होना चाहिए। मतलब कि जो रूल एक व्यक्ति के लिए है, जो एक वर्कर के लिए है, वही सेम जो रूल होना चाहिए वो हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, मीन्स जो जूनियर लेवल के होते हैं सबके लिए एक ही रोल होना चाहिए, एक ही जो रूल होता है वो होना चाहिए, और उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, पूरा फेयर डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। अ सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन अथॉरिटी। फेयर एप्रीहेंडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ यूनिट ऑफ कमांड अथॉरिटी इज अंडरमाइन, डिसिप्लिन इज jeopardized, ऑर्डर गेट डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी गेट थ्रेटन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, मीन्स एक काम के लिए सिर्फ एक हेड होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे सिर्फ एक हेड होना चाहिए, जो अपने जो इतने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ वही वो लोगों को गाइड करे, वही वो लोगों को जो भी डिस्कशन करे या जो भी सजेशन दे या फिर काम करने के लिए जो भी मतलब जो भी चीज़ बोला जाए, जो ऑर्डर दिया जाए उनके लिए, वर्कर्स के लिए, वो उनको सिर्फ एक ही जन से मिलना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा, मान लीजिए 3-4 जगह से उनको ऑर्डर मिलेगा अलग अलग तरह से कि ऐसे करना वैसे करना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि 2 जन हैं, उनसे वो लोगों को ऑर्डर मिलता है 2 बॉस से एक तरह से, पर क्या हो जाएगा उसमें एक जन बोलेगा कि आपको 5 घंटा में 10 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है, और एक बोलेगा आपको 5 घंटा में 15 चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं चाहिए, एक बोलेगा 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि 10 गुड्स का प्रोडक्शन करना है या फिर 15 गुड्स का।
तो इसीलिए क्या होता है कि उनको एक ही जगह से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक ही अथॉरिटी उनके लिए होना चाहिए। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्योल एडवोकेटेड दैट देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड ओनली वन प्लान। मतलब है कि सिर्फ एक ही काम होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, बार बार स्ट्रैटेजीज़ को भी जो भी प्लानिंग है उसको बार बार चेंज नहीं करता रहना चाहिए। इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड कम बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा पहले रखना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। इसके बाद है रेम्यूनरेशन। प्रैक्टिस ऑफ फेयर पे शुड प्रिवील एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अराइव एट द बेस्ट स्कीम ऑफ पेमेंट। मतलब ये हो जाता है कि रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो अगर व्यक्ति एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग पेमेंट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ना ही ये होना चाहिए कि जो टॉप लेवल के हैं और जो लोअर लेवल के उनका भी रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए। फेयर होना चाहिए, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उनका वेजेस दिया जाना चाहिए। इसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। फॉर ओवरऑल कंट्रोल देयर शुड बी वन सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन में बी प्रैक्टिस थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अच्छी तरह से कंट्रोल के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है, पर क्या होता है कि बहुत जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन ही बेहतर माना जाता है और इसको किया जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू। इसके बाद है स्केलर चेन। ऑथोरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू अनब्रोकन चेन। Through scalar chain, various people in the organization are connected in a particular way and the chain determines the direction of flow of communication. However, in many cases, quicker action is possible if people at lower level directly communicate between themselves. तो क्या होता है कि अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल से बॉटम तक जाता है बिना कोई चेन को ब्रोक किए। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का लोअर लेवल में काम करता है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने से सीनियर को बोलेंगे, फिर वो अपने से सीनियर को, फिर वो धीरे धीरे करते करते में एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों तक हो करके उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वहाँ तक आपका बात पहुँचेगा। तो बीच में क्या हो सकता है कि आप जो बात रखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकता है, या आप जो बात रखना चाहते हैं वो पूरा बात हेड तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए बेटर ये होता है यहाँ पे कि अगर आप डायरेक्टली जा कर के जो मेन हेड है, मेन जो बॉस है, आप उनसे जा कर के कम्युनिकेट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके मन में जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ कहना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली जाके कह सकते हैं। क्योंकि अगर इतने सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे कम्युनिकेशन के लिए तो जाहिर सी बात है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद है ऑर्डर। People and materials should be at right place at right time. A position should be made with the person who is most suitable for that job. तो जो भी people है, जो भी material है, उसको right time पे right place पे होना चाहिए। तो एक फिक्स प्लेस होना चाहिए जहाँ पे जो लोग हैं वो हमेशा मिल जाए। मतलब जब भी कोई लोग का ज़रूरत पड़े, कोई वर्कर का ज़रूरत पड़े तो आप इजीली जा करके उसे सर्च कर सकते हो, उसे खोज सकते हैं। अगर कोई मटेरियल का ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उसे ले सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ एक मैनेज तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद इक्विटी। इक्विटी ब्रिंग्स फोर्थ लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इक्विटी जो है वो लॉयल्टी देता है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ का जो डिवोशन है वो भी बताता है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टाफ वर्क फोर्स प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ जो है, स्टेबल जो वर्क फोर्स होता है, स्टेबल वर्क फोर्स जो होता है उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। अगर मान लीजिए कि एक वर्कर है वो बहुत टाइम से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो क्या होगा कि उसको आपको ज़्यादा ट्रेनिंग देने का या कुछ ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो बहुत टाइम से काम कर रहा है तो उसको हर चीज़ के बारे में मालूम होता है, हर चीज़ की जानकारी होता है कि कहाँ पे क्या सामान है, कैसे उसको क्या करना है। पर अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको उनका ट्रेनिंग देने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर उसको धीरे धीरे एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। फिर सारा जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो जाए, कुछ भी डिपार्टमेंट अगर वो आए तो उससे रिलेटेड उसको जो काम दिया जाता है उसको भी वो समझने में टाइम लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव शुड बी प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ क्लाइमेट ऑफ सफिशिएंटली टॉलरेटिंग मिस्टेक्स शुड बी प्रमोटेड। तो क्या होता है कि इनिशिएटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए।
और साथ ही साथ जो क्लाइमेट का सफिशेंटली जो टॉलरेट कर रहा है उस मिस्टेक को, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। मीन्स जो भी कोई गलती कर रहा है उसको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो भी कुछ सजेशन देना चाहते, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते, तो उनको ये सब करने के लिए बोलना, मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। स्पिरिट द कॉर्प्स थ्रू प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एंड फेलो लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। मोर इनफॉर्मेलिटी एंड हेल्दी कम्युनिकेशन प्रमोट यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि अगर आप लोग मान लीजिए टीम स्पिरिट बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, अच्छी तरह से बात कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। अगर इनफॉर्मली आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इससे आप लोग क्या होता है, काम करने में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है, आप ईजिली काम कर सकते हैं। इसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दिस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेल, देयर आर सम अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो विच यू शुड नो। इन ब्रीफ दे आर। तो इस 14 प्रिंसिपल्स के अलावा जो फेल ने दिया, उनके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली व्हेन ऑल फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हार्मोनाइज्ड ग्रैंड ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, परफॉर्म करेगा, जब जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके टुवर्ड्स अगर हार्मोनाइज होते हैं तो। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। अ साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन वेरिड एक्टिविटीज़ एंड लोकेटेड एनीवेयर। तो अगर जो साउंड प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, जो कि बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में जो इंगेज होते हैं, और चाहे वो कहीं पे भी लोकेट हो उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। मीन्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मैनेजमेंट का, प्रॉपर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग प्रिकेट एनी अदर एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रोल नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनता है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बनता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके बाद है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। सबऑर्डिनेट स्टाफ टू टेक अप रूटीन एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट so take up exceptional control and supervision having broader impact on the organization। तो जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है उसको रूटीन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, और साथ ही साथ सुपरवाइज़ करते रहना चाहिए, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा बढ़े ऑर्गेनाइजेशन पर। और कहीं पर भी कुछ गलती हो रहा है या कुछ अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है या स्लो हो, मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का जो रास्ता हो रहा है, जो प्लानिंग डिसाइड किया गया, जो स्ट्रेटजीज बनाया गया, अगर उसके लिए जो क्या होता है कि अगर स्लो है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का रास्ता वो, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया जा सके। इसके बाद है डिसीजन बाय एक्सेप्शन। हम मैनेजर्स शुड टेक decision within the boundary defined by authority of the position. The higher authority should decide a matter beyond that boundary। तो जो मैनेजर होता है वो ये डिसीजन ले सकता है बाउंड्री के अंदर, मतलब बाउंड्री तक जो भी अथॉरिटी जो दिया गया है उस पोजीशन में उसको। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी जो होता है, हायर अथॉरिटी होता है, वो जो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो सकता है, वो अपनी बाउंड्री के बाउंड जा करके कुछ भी डिसीजन ले सकता है। पर मैनेजर को कुछ लिमिटेड ही अथॉरिटी दिया गया होता है, उसको उसी के तहत रह करके कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो एप्लीकेबल होता है। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी इन बैलेंस, अदरवाइज द रिजल्ट्स आर hostility, friction, resentment, dissatisfaction and strife. If organization is not balanced, it may be a factor responsible for its decay in the long run। तो क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लीजिए कि बैलेंस नहीं रखता है ये सब चीज़ों में, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन में अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा, उसको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन को मिलने वाला है
अपने इस डिसीजन से। तो ऑथोरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये चारों चीज़ का बैलेंस बनाए रखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एक्टिविटीज़ एज वेल एज एफर्ट्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बीच में क्या बोलते हैं, आपसी सहमति होना चाहिए। मीन्स एक दूसरे के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सके, तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मीन्स आप ये काम कर रहे हो तो आप इस यहाँ से यहाँ तक आप काम कीजिए, उसके बाद हम कर लेंगे, या फिर हम लोग मिल बांट के काम कर ले। तो वो सारा चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उसको एफिशिएंटली किया जा सके। तो जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जो भी एफर्ट्स लगाया जाता है लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड अबव प्रोवाइड अ गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन effectively. The application of this principle generate efficiency and effectiveness in an organization. However, we should remember that certain principles of management have universal or and eternal appeal, whereas some other principles need to be flexible in nature in order to create healthy flow of activities within an organization. तो क्या होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है मैनेजमेंट का, वो ये डिस्क्राइब किया गया है अबव गाइडलाइन के थ्रू, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके, इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। तो जो एप्लीकेशंस होता है इस प्रिंसिपल का, वो ज़्यादातर ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम जो है उसको किस तरह से वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना काम को वो कर सके। और हम लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि जो सर्टेन प्रिंसिपल्स होता है मैनेजमेंट का वो यूनिवर्सल होता है, पर कुछ जो प्रिंसिपल ऐसा होता है वो नेचर वाइज फ्लैक्सिबल हो सकता है। मीन्स जैसा नेचर हो उस हिसाब से उसको क्रिएट किया जा सकता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्टिविटीज़ है उसको हेल्दी फ्लो बनाए रखें। मीन्स कि कुछ जो है वो फिक्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं, पर कुछ को नेचर के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो ये था कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के द्वारा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।